स्टार्ट कर दूं। चलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट वीक वेडनेसडे, आपको याद होगा ट्यूसडे हमारी पहली क्लास थी और वेडनेसडे तक हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, पेपर पैटर्न सिलेबस समझाने के बाद मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। ओके, आपको याद होगा। और बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन मैंने शुरू किया था। और जब हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि मैटर की वो डेफिनेशन जो बचपन में आपने याद की थी उसको अब कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलें जरा जल्दी से रिपीट कीजिए। क्या था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज सम मास, exert pressure and can be perceived by our senses is called matter। हाँ बेटा, बच्चों ये वाली बात आपको याद आ गई होगी। हमने चैप्टर नंबर 1 का आगाज किया था और मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया था कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज सम मास, एक्सर्ट प्रेशर एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। फिर मैंने आपको मैटर की ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल पेश की थी और आपसे कहा था कि कुछ चीजें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं मगर वो मैटर नहीं है। मिसाल के तौर पर लाइट। लाइट बेटा इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बच्चों, फायर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइटनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये सब एनर्जी की फॉर्म है। इनमें से जो एनर्जी है मैं उसको हटा रहा हूं और बाकी आपके सामने बाकी बचा मैटर। तो एनीथिंग that occupies space has some mass, exert pressure and can be perceived by our senses is called matter। ओके, उसके बाद मैंने अपनी बात को बच्चों आगे बढ़ाया था और आपको याद होगा मैंने यहां से स्टार्ट लिया था और आपको बताया था कि अब बचपन वाली बातें नहीं करनी, अब बड़ों की तरह बात करनी है। ठीक है? और किस तरह? एटम की डेफिनेशन हमने क्या की थी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। रिपीट कर दें एक बार। स्मॉलेस्ट particle of matter which may or may not have independent existence but take part in a chemical reaction is called an atom। और एटम की बेटा एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। काफी देर, आधा घंटा हमारा इसी को समझाने में लगा था। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाया था और बच्चों उस कॉन्सेप्ट का नाम था मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल मैंने आपसे कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट, ओके, बट नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन
इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। और बच्चों जो पार्टिकल एग्जिस्ट करता हो लेकिन डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। हाँ, अगर हम उसको ब्रेक कर दें तो बात अलग है, फिर तो जाहिर है वो एटम बन जाएगा, और एटम बनने के बाद तो टेक पार्ट करना लाजमी हो जाता है। फिर मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल दी थी, पिछले वीक मैं आपसे यहाँ तक बात कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा और गूगल क्लासरूम पर आपने ये सब कुछ दोबारा से देख भी लिया होगा। ठीक है, अच्छा, आज मुझे आपसे कुछ नई बात शेयर करनी है। ठीक है, अच्छा, जो नई बात मुझे आपसे शेयर करनी है बच्चों, उसका नाम है, जो नई बात मुझे आपसे शेयर करनी है उसका नाम है आयन और रेडिकल। इस पर आपसे बात करनी है। ठीक है, अच्छा, मुझे चंद बातों के पहले जवाब देंगे, चंद बातों के मुझे आप जवाब देंगे। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी स्क्रीन आपसे दोबारा शेयर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है कि एटम कहाँ होते हैं, किस में होते हैं, किसके होते हैं, राइट, और मॉलिक्यूल किसके होते हैं, मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाली डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, यानी एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की, और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड की। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या मतलब है, मैं आपको स्मॉलेस्ट यूनिट समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने बचपन से सुनी है बात कि अल्लाह ने आपको सेल से कंपोज किया है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल से आपका एक एक ऑर्गन बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेरी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। फिर ये सेल आपस में यूनाइट हुए, लाखों करोड़ों, और हमारे ऑर्गन बन गए। तो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा सेल। ओके, आप बच्चों जिस रूम में बैठे हुए हो डेफिनेटली आपको आइडिया होगा, ये रूम आपके सामने ना भी बना हुआ हो तब भी आपको ये बात पता है कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं ये रूम बच्चों ब्लॉक से बना है, छोटे छोटे ब्लॉक जोड़ जोड़कर आपके घर की, आपके रूम की दीवारें बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पूरा घर हजारों ब्लॉक्स को यूनाइट करने से बना है। तो अब आप मुझे बताइए, आपके घर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक ब्लॉक है, राइट। ठीक है, अच्छा, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, राइट। और दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सुक्रोज, जैसे ग्लूकोज, जैसे सोडियम क्लोराइड, ये तमाम के तमाम कंपाउंड हैं, इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बच्चों मॉलिक्यूल है। तो पता ये चला एटम एलिमेंट्स में होते हैं और बेटा मॉलिक्यूल कंपाउंड्स में होते हैं।
सही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, एटम किसी भी एलिमेंट का हो, एटम किसी भी एलिमेंट का हो, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं। ओके, आपसे अगर मैं पूछूं कि एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं, ये देखिए, ये बच्चों कार्बन एटम न्यूट्रल, ये बच्चों सोडियम एटम न्यूट्रल, इसी तरह ये सल्फर एटम न्यूट्रल, ये बेटा आयरन एटम न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चूंकि इनमें इक्वल है, इसलिए इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो पता ये चला कि किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। बच्चों, एटम न्यूट्रल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी न्यूट्रल होते हैं। मिसाल के तौर पर HCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बच्चों। इसी तरह H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इन पर कोई चार्ज नहीं है। किसी भी एटम पर चार्ज क्यों नहीं होता? किसी भी एटम पर चार्ज क्यों नहीं होता? ओके, इसकी वजह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के न्यूट्रल होने की वजह, बच्चों मॉलिक्यूल के न्यूट्रल होने की वजह, शाबाश, किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल न्यूट्रल होते हैं। मिसाल के तौर पर HCl हाइड्रोजन +1 Cl -1, बच्चों +1 -1 बराबर वाटर में हाइड्रोजन +1 और 2 हाइड्रोजन +2। जाहिर है एक हाइड्रोजन +1 है तो 2 हाइड्रोजन तो +2 ही होगा ना। और ऑक्सीजन बच्चों -2, तो प्लस और माइनस दोनों बराबर है। ओके, सही है। अच्छा, आगे सुने, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 और 2 ऑक्सीजन -4, कार्बन +4, तो बच्चों प्लस और माइनस दोनों इक्वल है। तो एटम के न्यूट्रल होने की वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोथ आर इक्वल। और मॉलिक्यूल के न्यूट्रल होने की वजह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। ओके, पता ये चला एटम न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं होता, एटम पर चार्ज नहीं होता, राइट। और बेटा अगर चार्ज हो, अगर किसी एटम पर, अगर किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज हो, तो फिर आप जानते हो कि वो ना तो एटम होगा ना वो मॉलिक्यूल होगा, राइट, बल्कि क्या बोलेंगे उसको? आयन या रेडिकल। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए, आयन या रेडिकल की डेफिनेशन क्या होगी? एन एटम और यूनिट ऑफ एटम, यूनिट बेटा ग्रुप को कहते हैं, एन एटम और यूनिट ऑफ एटम, राइट, बियरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनी चार्ज इज कॉल्ड आयन और रेडिकल। अब बच्चों मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब आप मुझे ये वाली बात दोबारा से बताएंगे जी, क्या होता है आयन?
क्या होता है रेडिकल? एन एटम और यूनिट ऑफ एटम्स। बच्चों एन एटम और यूनिट ऑफ एटम बियरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनी चार्ज इज कॉल्ड आइन और रेडिकल। अब आप जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज आइन, जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेडिकल, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आइन। नो, चार्ज पार्टिकल बच्चों इलेक्ट्रॉन भी है, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन भी है, चार्ज पार्टिकल अल्फा भी है, चार्ज पार्टिकल बीटा भी है, मगर इनमें से कोई भी आइन नहीं है। तो आइन क्या होते हैं? एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनी चार्ज इज कॉल्ड आइन और रेडिकल। ओके, मुझे उम्मीद है कि इतनी देर में आपने इसको जरूर लिख लिया होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्क्रीन पे देखें और जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है उसका मुझे मतलब बताइए। जी बेटा, क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड, जी बचपन में पढ़ा था आपने, पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड कैटाइन। बच्चों पॉजिटिव आइन को कैटाइन कहते हैं, राइट? और ये रही उसकी एग्जाम्पल। जरा एग्जाम्पल पढ़ के बताइए। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव यानी सोडियम आइन, और बच्चों NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आइन। ये दोनों पॉजिटिव आइन है, ये दोनों कैटाइन है। अब इसको उल्टा कर दे, यानी नेगेटिव आइन इज कॉल्ड, शाबाश, एनाइन। बच्चों नेगेटिव आइन को एनाइन कहते हैं। मेरा बेटा नेगेटिव आइन को हम एनाइन कहते हैं। ओके, पॉजिटिव आइन को कैटाइन और नेगेटिव आइन को एनाइन कहते हैं। ये लीजिए, ये रही इसकी एग्जाम्पल। बच्चों फॉर एग्जाम्पल Cl-1 और इसका नाम क्लोराइड आइन है। और बच्चों SO4-2 इसको कहते हैं सल्फेट आइन। ठीक है, एक मर्तबा रिपीट करें, फिर मुझे आपसे कुछ नई बात करनी है। सबसे पहली बात, एन एटम और यूनिट ऑफ एटम। इस तरह भी बोल सकते हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनी चार्ज इज कॉल्ड आइन और रेडिकल। ओके, पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड कैटाइन और नेगेटिव आइन इज कॉल्ड एनाइन। मामूली सी बात है, 8-9 क्लास के स्टैंडर्ड की बात है। ओके, अब मुझे आपसे एक बात और करनी है। ठीक है, अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो मैं आपसे अब करूंगा, गौर से सुनिएगा, वो ये है कि दुनिया में बेशुमार आइन हैं, बेशुमार रेडिकल्स हैं। आइन रेडिकल एक ही बात है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतने हैं कि आपको वो परेशान कर सकते हैं, राइट? लेकिन मेरा काम आपको परेशानी से बचाना है और मेरी हर बात 100% मान लीजिएगा। मैं जो कुछ भी कहूँगा, जो कुछ भी करूँगा, अपनी आसानी के लिए नहीं, आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। ठीक है बच्चों, मेरा कहना मानेंगे आप। मैंने आपके लिए बहुत सोच समझकर, सालों के तजर्बे के नतीजे में 12 आइन जमा किए हैं, 12, राइट? 12 आइन याद करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप इन्हें पहली फुर्सत में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अगर आपने मेरा कहना माना और इन्हें याद कर लिया तो पता है चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इन 12 के अलावा
इन 12 आइंस के अलावा किसी 13वें आइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सिलेबस हमारा इन्हीं से कवर हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो लाजमी हम इसे याद करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं ये थोड़े बहुत आइन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप इन्हें मेरे साथ साथ आराम से इत्मीनान से एक टेबल की सूरत में बनाएंगे और याद करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए नंबर 1 पर जो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं SO4-2। नाम बच्चों इसका सल्फेट आइन है, राइट। और नीचे जो लिखा हुआ है ये HSO4 यानी बाई सल्फेट आइन -1 है। चार्ज याद करना बेहद जरूरी है। और बच्चों नंबर 3 पर देखें तो HCO3 मतलब -1, इसका नाम बाई कार्बोनेट आइन है। बच्चों बाई कार्बोनेट के बाद आप अगर गौर करें तो NO3-1 बच्चों NO3-1 यानी नाइट्रेट आइन। और नाइट्रेट आइन के नीचे, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, नाइट्रेट आइन के नीचे MnO4 बच्चों MnO4 यानी परमैंगनेट आइन -1। और अगले कॉलम में चले जाएं तो ClO3 ये भी -1 है। बच्चों इसको कहते हैं क्लोरेट आइन, ये कहलाता है क्लोरेट आइन। और आप अगर इसके नीचे देखें तो PO4 यानी फॉस्फेट आइन। ठीक है, अच्छा। और बच्चों इसके नीचे, अच्छा फॉस्फेट -3 है। और इसके नीचे अगर आप देख रहे हो तो CH3COOH-1 इसको हम कहते हैं एसीटेट आइन। और इसके बाद वाला CrO4-2 यानी क्रोमेट आइन। और बच्चों इसके नीचे अगर आप देखें तो C2O4 इसके ऊपर -2 है, इसको कहते हैं ऑक्सलेट आइन। और आखिरी Cr2O7 -2 है इसके ऊपर। बच्चों ये कहलाता है डाइक्रोमेट आइन। ओके, क्या नाम है इसका? डाइक्रोमेट आइन। ये वो 12 रेडिकल्स हैं, ये वो 12 आइन्स हैं जो आपने हर सूरत याद करने हैं। ये आपके बहुत काम आने, ये आपके कुछ ज़्यादा ही काम आने। ठीक है, आप इन्हें लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन ऐसी आती रहेगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं इसको अपनी आवाज़ को पॉज कर रहा हूँ। आप इसे जल्द से जल्द, 1 मिनट का टाइम है सिर्फ आपके पास, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको पॉज कर सकते हैं? नहीं, आवाज़, ताकि ये पॉज हो जाए। पॉज का ऑप्शन है? अच्छा, अब ये रुक गया। हाँ, अच्छा, तो आवाज़ नहीं जाएगी। क्वेश्चन दिखा। ठीक है, कौन है ये नहीं पता कौन है।
मुबश्शिर क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है, मैं इनका जवाब दे दूँ। ठीक है बच्चों, आपने 3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, मैं आपको उन तीनों का जवाब दे देता हूं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि CH3 COOH और CH3 COO इसमें से करेक्ट कौन सा है? ठीक है बेटा, आइन जो करेक्ट है वो है CH3 COO, नॉट H। ओके, -1 है, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची ने सवाल पूछा है, शायद मुस्कान नाम है उनका, ये कह रही है ये कैसे पता चलेगा कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस पर नेगेटिव चार्ज है, किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, अच्छा बच्चों, इसका जवाब तो है, पता तो चल सकता है, बआसानी पता चल सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं जवाब दे दूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। मुस्कान बेटा, करना यह है, जितने भी आयन मेटल के आयन हैं, मेटल के जो आयन होते हैं ना, जनरली सारे नहीं पॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल के आयन होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। ओके, अच्छा, इस पर पूरी डिटेल में बात करनी है, इस पर पूरी लंबी बहस करनी है। आपको आयन बनाकर दिखाने, आपको आयन अंदर से समझाने। कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बन जाता है, और कोई भी एटम या एटम्स का ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। मेरा आपको फिलहाल अभी मशवरा ये है कि अपने आप को उलझाए मत। आपने सिंपली ये जो आयन आपके सामने लिखे हुए, आपने इन्हें याद करना है, किस पर नेगेटिव चार्ज है, किस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपने रटना है, ये आपने याद करना है। ओके, सही। अच्छा, जैसे ही इसकी जरूरत पड़ेगी, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोर्ड पर इनको ओपन करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन गेन कैसे होता है, कब होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कैसे होता है, कब होता है, ये सारी बातें बात की बातें। फिलहाल आपने सिर्फ जो चीज याद करनी है वो बच्चों ये है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनी चार्ज इज कॉल्ड आयन और रेडिकल, दैट्स इट, ठीक है। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन, ठीक है। बहुत सारे आयन्स हैं, आपने उनमें से ये वाले पहली फुर्सत में याद कर लीजिएगा, आपको फौरन पता चलना शुरू हो जाएगा कि इनको याद करने से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, इनको याद करने से आपको कितना फायदा मिल रहा है। ओके, मुश्किल बात तो नहीं, 9th क्लास के लेवल की बात है, आप इसे अच्छा करके याद कर लीजिएगा। ओके, सही है। और अगर इतनी देर में भी आप अगर नहीं लिख पाए तो जब ये लेक्चर गूगल क्लासरूम पर दोबारा अपलोड होगा उस वक्त आप आराम से इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिलहाल मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे और जैसा भी हो जवाब देंगे, ठीक है। जवाब आप सिर्फ अपने जहन में सोचेंगे,
मुझ तक खुद ही पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, जब आप क्लास 9th में थे, मैट्रिक में थे, तो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस याद हो गए थे आपको। हो सकता है उनमें से 2-4 अभी भी याद हो, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU, सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 AMU वगैरह वगैरह। ओके, और AMU बच्चों यूनिट है, और इसका मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। अब आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मेरी बात का जवाब देंगे आप। ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपके सामने लिखा कार्बन। जब हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है सिंगल एटम। तो ये कार्बन का सिंगल एटम है, और इसका एटॉमिक मास आप सबको पता है 12 AMU। ओके हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये मैंने आपके सामने बच्चों किया क्या? ओके, ये मैंने आपके सामने किया क्या? अब आप इसको देखकर मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ओके, डेफिनेटली इसको देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में चेंज कर दिया। सही बात है, मैंने कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में चेंज कर दिया। ठीक, अच्छा, मगर बेटा सपोज आप जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, इनमें से किसी का मास 50 kg है। जाहिर है अभी आप तकरीबन इतने ही होंगे। आप में से किसी का मास अगर 50 kg है, और मैं आपसे कहूं कि आप अपने मास को ग्राम में चेंज करें, तो आप क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपका मास बन जाएगा 50,000 ग्राम। यानी आपने मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम ग्राम में चेंज हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपका मास 50,000 ग्राम है, आप इसको दोबारा किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, दोबारा 50 kg के हो जाएंगे। सही है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 41 मिनट पढ़ाया, आप इसको आर में कन्वर्ट करें, आराम से कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60, आर बन गए। अगर मैं कहूं कि वापस मिनट में कन्वर्ट करें, तो मल्टीप्लाई बाय 60, है ना? अच्छा, इसका मतलब आर को मिनट में और मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। सही? जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, सपोज करें इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, बहुत आसान बात है, 273 प्लस कर दिया, 300 केल्विन हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि 300 केल्विन को दोबारा डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर आइए, तो 273 माइनस कर दिया, वापस डिग्री सेंटीग्रेड में आ गए। इन सारी बातों का मतलब यह है कि किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए या तो किसी से डिवाइड करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐड करते हैं, या सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही है ना? लेकिन आप अगर बोर्ड पर देखें, तो मैंने कार्बन के एटॉमिक मास को ना किसी से डिवाइड किया, ना किसी से मल्टीप्लाई किया, ना कुछ ऐड किया, ना सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी नहीं।
बस AMU की जगह G लिख दिया, G फॉर ग्राम। बच्चों ऐसा करते हैं जब हम, तो ये नहीं कहते कि हमने यूनिट चेंज कर दी। चेंज करने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, कन्वर्ट करने का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। फिर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एक्सप्रेस कर दिया। मैंने कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब जाहिर कर दिया। मैंने कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। मेरा बेटा, जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है, जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो फिर अब ये एटॉमिक मास नहीं रहता, अब ये एटॉमिक मास नहीं है, फिर क्या है? हम इसको कहते हैं ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास, राइट? अब आप मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटम, तो आपका जवाब क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट when expressed in gram, right, is known as gram atom और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास। तो आप बताइए, आप इस बात को, बच्चों इस बात को अगर पहले लिख लें, फिर मैं आपसे मजीद बात कर लेता हूँ। अगर मैं इस बात को आपसे कहूँ कि हमारा टॉपिक है ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास, तो मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन क्या बताई? मैंने बेटा डेफिनेशन बताई आपको, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास। ओके, जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई थी, आसान तरीन एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, बच्चों एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, राइट? देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो एटॉमिक मास को AMU हटाया और ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। जब एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हम इसको ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात, अच्छा बच्चों 2 मिनट ले लो। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात, मामूली सी बात, जो मुझे आपसे आज आखिरी बात के तौर पर डिस्कस करनी है, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। देखो बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। डेफिनेटली इसका एटॉमिक मास नहीं होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे और कर लूं, जरा मुझे एक मर्तबा रिपीट कीजिए। मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम की डेफिनेशन क्या बताई? रिपीट कीजिए। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट when expressed in gram is called gram atom or gram atomic mass. For example, atomic mass of carbon is equal to 12 AMU और बच्चों therefore gram atomic mass of carbon is equal to 12 gram। ठीक है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाना है, उसके बाद मैं उसको स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, कल जब आप आए बैठे तो अपने साथ अपना कैलकुलेटर जरूर रखिएगा।
कल बेटा हमें कुछ न्यूमेरिकल का सॉल्व करने, ठीक है। कल हम न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे। जब तक के लिए अपना और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।